मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9th में हम आपको सामाजिक विज्ञान विषय में संविधान निर्माण के बारे में, इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले इस अध्याय के वीडियो डाले गए हैं, वाली लिंक में प्राप्त हो जाएंगे और ये है क्वेश्चन आंसर के वीडियो। तो देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य। नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, तो कौन सी जेल थी वो? रोबेन द्वीप जेल में कैद करके रखा था। रंगभेदी नस्लीय भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था का नाम दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। 1950 में अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रणाली का विरोध अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। 28 वर्ष बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। और ये कब आज़ाद हुए? तो 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य का नया झंडा लहराया। 1994 तक दक्षिण अफ्रीका की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तरीके से निंदा की जाती थी। अब उसे लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। देश विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए थे। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी। भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया और 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। यानी जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बना तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही कार्य चलते रहे। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की एक सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। उसके बाद देश के 2 हिस्से भारत और पाकिस्तान में बढ़ गए। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौखिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन अर्थात देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव है। कि प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसी हुई है। अब हम देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या, तो ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर देखिए, नीचे दिए गए गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। तो पहला है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं। इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इसका उत्तर ये हुआ। फिर अगला है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत नहीं थे। संविधान सभा में सभी विषयों पर खुलकर विचार किया गया था और निर्णय विचार विमर्श के बाद बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ का संविधान होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है।
इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान के निर्माताओं को लगा कि उसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में जो हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहा जाता है। इस प्रकार से जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हैं, प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टकराव था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में इसमें कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो इसमें प्रावधान शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, तो इसमें नहीं रहता शासन प्रमुख का नाम। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं में इन नेताओं को अपनी भूमिका में मेल कीजिए। तो मोतीलाल नेहरू में आएगा 1928 के सदस्य में। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्यता थे। इस प्रकार से इनका मेल हुआ। अब अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। तो नेहरू जी ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भविष्य आराम करने या सुस्ताने का नहीं बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिसमें हमने अक्सर किया है और यह शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। उनका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर में पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। ये जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य है। फिर हम प्रश्न दूसरा देखते हैं, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? नए भारत का सपना है दुखी और परेशानियों में पड़े लोगों की सेवा में दरिद्रता, अज्ञानता और बीमारियों पर अवसर की असमानता का अंत करना। फिर अगला प्रश्न है, वे संविधान निर्माताओं से क्या आशय चाहते थे? तो नेहरू जी ने कहा कि एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, ज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र करेंगे? महात्मा गांधी का। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल और उनके अर्थ उसमें आपस में मिलाना है। तो यह है संप्रभु। संप्रभु मतलब फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। फिर है गणतंत्र। शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधुत्व लोगों को आपस में परिवार की तरह रखना। धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धर्म के निर्देश में के अनुसार काम नहीं करेगी। प्रश्न क्रमांक 7वां है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहां के राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहां उनके राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। इनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। इन पार्टियों तथा नए गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नए संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो देखिए कि मित्र को पत्र कैसे लिखना है। मेरे प्रिय मित्र,
आपने नेपाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में जो लिखा है उससे स्पष्ट है कि नेपाल में राजतंत्र व लोकतंत्र के मध्य संघर्ष चल रहा है, जो कि वर्तमान परिवेश में उचित है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। यदि सभी पार्टियां नए गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने के लिए तैयार हो जाती है तो यह देश के हित में होगा। अगला प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तो अंग्रेजी शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबली के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। इसका उत्तर है, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। यह कथन गलत है, क्योंकि भारत आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम कर चुका था। दूसरी ओर 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरे तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्था और व्यवस्था बनानी थी और चलानी भी थी। इस प्रकार उन्होंने प्रांतीय असेंबली के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ख है इसका, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल हमारे समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ग है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी और अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्र में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह सही है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। यह कथन सही नहीं है कि अनेक लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, क्योंकि हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर से विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटिश के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक आर्थिक क्षमता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। फिर प्रश्न क्रमांक 9 है, 1920 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। तो ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या यह अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? तो पुस्तक में प्रकाशित अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल नहीं खाते, क्योंकि संविधान में समता को लेकर कहा गया है, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान हैं और पहले से चली आ रही सामाजिक असामाजिक को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में महिलाओं की जिस स्थिति का वर्णन किया गया है वह संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुसार नहीं है, तो ये भी पॉइंट गलत है। ये सारे प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखिए, उसके
प्रश्न वहाँ से देखिए और आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है, यह कथन ठीक नहीं है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यदि संसद और राज्य विधानमंडल का कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को अवैध घोषित करके रद्द कर सकता है। संविधान बताता है शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा, यह कथन सत्य है। संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि और शक्ति का वर्णन संविधान में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। संसद की रचना, शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। फिर नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है, यह कथन सत्य है। संविधान में तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान में मौलिक अधिकार है 6 और सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। यदि बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। अगला है संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है और उसके मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है, यह कथन सही नहीं है। संविधान में केवल संस्थाओं का वर्णन नहीं किया जाता बल्कि मूल्यों पर जोर दिया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के दर्शन और मूल्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और व्यक्ति के गौरव, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर दिया गया है। इस प्रकार से संविधान के प्रश्न उत्तर हुए और आगे भी इसके जो पाठ्यपुस्तक के अंदर के जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें सब पाठ्यपुस्तक के अंदर के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारे प्रश्न उत्तर करना अनिवार्य है और पाठ को समझना भी अत्यधिक आवश्यक है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले जाएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।